हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पेडागोजी के अंतर्गत आता है ये मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि मापन और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। मापन क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। तो मापन क्या होता है? जब अंकों में किसी भी जो वस्तु है उसका वर्णन किया जाता है तो उसे मापन कहते हैं। यानी मापन किस में होता है? अंकों में होता है, संख्यात्मक नहीं होता। जब अभी आगे आप पढ़ेंगे तब पूरा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर अंकों में वर्णन किया जाता है, जैसे कि चीनी कितने किलो है? 2 किलो है। ठीक है, तो ये क्या होगा? केजी क्या होगी? मापन की इकाई। और कितनी है? तो 2 किलो है। ठीक, तो ये क्या है? अंकों में उसका वर्णन किया, उस चीनी को माप करके बताया कि चीनी कितने किलो है? 2 किलो है। ठीक, तो इसका अंकों में वर्णन किया जाता है। इसके बाद इसके 3 तत्व होते हैं मापन के। कौन कौन से? एक तो हो जाता है कि मापनकर्ता। ठीक है, मापनकर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है जो मापन कर रहा हो। ठीक है, दूसरा तत्व हो जाता है मापन के जो चर होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से चर इसके अंतर्गत आ जाते हैं? जैसे कि लंबाई, यानी कि जिसको मापना हो। ठीक है, आपको लंबाई मापनी है या वज़न मापना है। ठीक है, ये हो जाते हैं मापन के चर। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ठीक, थर्ड हो जाता है मापन की इकाई। ठीक है, इकाई मतलब होता है यूनिट, कि किस यूनिट में आप माप रहे हैं। ठीक, सेंटीमीटर में माप रहे हैं किसी चीज़ को, किलोग्राम में माप रहे हैं, मिलीमीटर में माप रहे हैं। ये क्या हो गई? मापन की इकाई। तो मापन के ये 3 तत्व होते हैं। जब मैं मूल्यांकन भी आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद मापन और मूल्यांकन में अंतर बताऊंगी, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा। केवल मापन पढ़ के आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मूल्यांकन नहीं पढ़ना। जब आप मूल्यांकन पढ़ लेंगे तभी आपको मापन सही समझ में आएगा, वरना आप गलती कर जाएंगे एग्ज़ाम में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मापन पढ़ने के बाद आप मूल्यांकन ज़रूर पढ़ें। जब मापन मूल्यांकन दोनों अलग अलग पढ़ लेंगे, फिर साथ में मैं दोनों के मध्य अंतर बताऊंगी, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप सही से क्वेश्चन कर सकेंगे एग्ज़ाम में। ठीक, तो मापन के तत्व हमने देख लिए, 3 तत्व होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मापन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही नोटिस करने वाली है, मापन के प्रकार। ठीक, तो मापन बेसिकली जो मुख्य रूप से होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूर्त मापन, या इसी को कह देते हैं मात्रात्मक मापन। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको भौतिक मापन भी लिखा रहता है। ठीक, तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक, मात्रात्मक भी लिख के आ सकता है, मूर्त भी लिख के आ सकता है, भौतिक मापन भी लिख करके आ सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि लंबाई मापना। ठीक है, या फिर इसके अलावा जैसे वज़न मापना। ठीक, ये क्या होता है? ये मूर्त होता है, मतलब दिखाई देता है। ठीक, और मात्रा में भी होता है, मतलब इसकी एक मात्रा होती है। ये भौतिक मापन होता है, फिजिकल होता है, दिखाई दे रही है चीज़ जो वास्तविक में है। ठीक है, जैसे कि लंबाई हो गया, वज़न हो गया, दिखाई दे रहा है कि इतने किलो वज़न है, इतनी लंबाई है। मात्रा पता है कि जैसे सपोज़ करो 5 फीट की लंबाई है, ये एक मात्रा दे दी। 46 किलो वज़न है, ये भी एक मात्रा दे दी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? फिर भौतिक मापन हो रहा है। ठीक है, ये जो मापन दिखाई भी दे रहा है और जिसकी एक मात्रा भी है, तो ये मूर्त मापन हो गया, या इसी को कह सकते हैं मात्रात्मक मापन या फिर भौतिक मापन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा मापन का प्रकार, अमूर्त या गुणात्मक मापन। अब ये क्या होता है? तो किसी वस्तु के बजाय जब उसके गुण का मापन करते हैं, कि किसी वस्तु के बजाय गुणों का जब मापन करते हैं, तो ये अमूर्त या गुणात्मक, नाम से समझ में आ रहा है, गुणों का मापन हो रहा है यहाँ पे। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बुद्धि का मापन। ठीक है, यानी आप किसी व्यक्ति का आपने चलो मस्तिष्क बता दिया या बॉडी वेट बता दिया कि इतने किलो का है। ठीक है, लेकिन उसकी बुद्धि का मापन कर रहे हैं, हम उसके मस्तिष्क का नहीं बता रहे हैं, हम उसके अंदर बुद्धि कितनी, उसका गुण बता रहे हैं। ठीक है, कि 120 इसकी बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि दिखाई नहीं दे रही है कि कोई एक सामने दिखाई देने वाली चीज़ है, ये अमूर्त है। ठीक है, और ये गुण है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई मात्रा नहीं है यहाँ पे कि इतने किलो बुद्धि है इस व्यक्ति के अंदर, या कोई बाज़ार में बिक रही है कि भैया मुझे 2 किलो बुद्धि दे देना। नहीं,
बुद्धि क्या है, एक गुण है, एक विशेषता है, ठीक है। तो जब उसका मापन करते हैं, जो अमूर्त है, जो गुणात्मक है, तो उसे क्या कहेंगे, अमूर्त या गुणात्मक मापन कहेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु के बजाय उसके गुण का मापन किया जाता है। मापन के चर के बारे में देखते हैं कि मापन के कितने चर होते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से देखेंगे। मापन के जो चर होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है गुणात्मक चर, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, हर जगह गुणात्मक और मात्रात्मक आ रहा है, ठीक है। तो आपको नाम से बड़ा इजी हो जाएगा। गुण क्या होता है, गुणात्मक जिसमें गुण या विशेषता, और मात्रात्मक जिसमें मात्रा हो, ठीक। तो गुणात्मक चर क्या होता है, इसमें मापन की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। इकाई यानी कि यूनिट, जैसे कि किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, फीट है, इंच है, इस तरह की जो यूनिट वगैरह होती हैं, ये यूनिट नहीं होती हैं किसमें, गुणात्मक चर में, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है मात्रात्मक चर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक मात्रा बताई जा रही है, ठीक है। तो मात्रात्मक चर में मात्रा बताई जा रही है, यानी कि इसमें क्या होता है, जब कोई मात्रा है तो उसकी कोई इकाई है, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ सामान चाहिए, सब्ज़ी लेने गए, ठीक है, आलू ले रहे हैं। अब आलू चाहिए, अब कितना चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, तो क्या है, एक यूनिट है, एक मात्रा है उसकी लेने की, ठीक है। तो इसमें हो गया मात्रात्मक चर। गुणात्मक में क्या है, गुण या विशेषता। किसी गुण या विशेषता की कोई क्वांटिटी तो होती नहीं है कि ये व्यक्ति 10 किलो अच्छा है, ये व्यक्ति की 2 किलो बुद्धि है, या बाज़ार में जा रहे हो, मुझे 2 किलो अच्छाई दे दो या 4 किलो बुद्धि दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। वहाँ पे गुण या विशेषता आती है, ठीक है। मापन वहाँ भी हो रहा है, लेकिन उस मापन में इकाई नहीं है कि इतने किलो है या इतने सेंटीमीटर है, या मुझे 10 सेंटीमीटर अच्छाई दे दो, या मुझे 10 सेंटीमीटर व्यक्तित्व दे दो, या 2 किलो ग्राम जो है बुद्धि दे दो, ठीक है। तो वहाँ पर इकाई नहीं है। अब जो मात्रात्मक चर है, मात्रात्मक प्रकार का जो चर है, इसके अंदर भी जो है 2 चर माने गए हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से। मात्रात्मक प्रकार के चर में भी 2 प्रकार के चर माने गए हैं। कौन कौन से चर माने गए हैं, एक होता है सतत चर, ठीक है। सतत चर जिसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब मापन में कोई जो है क्या कहते हैं, अंतराल नहीं होता, कोई गैपिंग नहीं होती, कोई इंटरवल नहीं होता है, ठीक है, उसे सतत चर कहते हैं। या इसको कह सकते हैं कि ये चर जो होता है वो इसके जो मात्रा होती है या जो इसका मापन होता है वो दशमलव में होता है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसमें अंतराल नहीं होता है, ठीक है। सतत चर किसे कहते हैं, जब मापन में कोई अंतराल नहीं होता, कोई इंटरवल, कोई गैप नहीं होता। गैप का मतलब जैसे कि 1 से 2 के बीच कई सारी संख्या आती है, 1.1 आ गया, 1.2, 1.3, इस तरह से पॉइंट लग के कई सारी संख्याएं आती हैं, तब 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि अंतराल नहीं हो। 1.1 को भी हम काउंट कर रहे हैं, 1.2 को भी काउंट कर रहे हैं, यानी कि दशमलव को भी काउंट कर रहे हैं। जैसे कि लंबाई हो गई, लंबाई को हम 5.1, अगर किसी की लंबाई है तो हम 5.1 लिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। कोई 46.500 ग्राम किलो का हो सकता है, 6.2 इंचेस का कोई हो सकता है, ठीक है। कोई वस्तु हो सकती है या कोई वज़न हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट दशमलव है, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स्ड पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे दशमलव भी है। जब दशमलव में भी मापन संभव हो, ठीक है, तो वहाँ पर सतत चर हो जाता है, ठीक है। उसे सतत चर कहते हैं, जहाँ पर दशमलव में भी मापन संभव होता है, पॉइंट में भी मापन संभव होता है। फिर आ जाइए असतत चर पे, तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है असतत चर, यानी कि नॉन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इसको कहते हैं, ठीक है। तो सतत चर में मैंने बता दिया जहाँ दशमलव में भी मापन संभव हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट कर दो असतत चर। यहाँ पर पूर्णांक में मापन हो रहा है, ठीक है, जब मापन सिर्फ पूर्णांक में हो। जैसे इसका एग्जांपल, आपसे किसी ने पूछा तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो आपने बता दिया कि 2 किताबें हैं, या 4 हैं, या 5 हैं, या 10 हैं, या 15 हैं, ठीक है। कभी किसी को कहते सुना है मेरे पास 3.25 किताब है, ठीक है, या मेरे पास 3.25 किताबें हैं, नहीं, या मेरे पास 3.5 किताबें हैं, या 2.6 किताबें, नहीं। किताब या तो 2 होगी, या 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक, एक पूर्णांक होगा।
किताबें 2.5 या 2.25 नहीं होती, उनका पूर्णांक होगा, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हो गया असतत चर, बहुत ही ईजी है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। सतत में दशमलव में भी मापन हो सकता है, जबकि असतत में क्या होता है, मापन जो होता है वो पूर्णांकों में होता है। अब जब मापन करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां भी रह जाती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं, तो इनमें से कुछ जो प्रमुख प्रकार की त्रुटियां हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में मैं बताती हूँ। एक तो हो जाती है आकस्मिक त्रुटि, ठीक है। मापन में जब अचानक से त्रुटि हो जाए, जैसे कि कोई बच्चा होशियार है, किसी बच्चे का जो IQ है बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब जब एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है उस बच्चे का IQ अच्छा है तो उसका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, अच्छा स्कोर करना चाहिए। लेकिन सपोज़ उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो पेपर नहीं दे पाता है किसी कारण से, तो उसको उस सब्जेक्ट में जिसका उसने पेपर नहीं दिया उसको क्या मिलेगा, 0। भले वो उस सब्जेक्ट में होशियार हो, अपनी पूरी क्लास का सबसे धुरंधर सबसे होशियार बच्चा हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका मापन गलत हुआ है, यहाँ पे उसके मापन में त्रुटि आई है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा होशियार है, उस सब्जेक्ट में होशियार है, वो सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकता था, लेकिन क्योंकि वो बीमार पड़ गया, वो उस चीज़ का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो इसलिए क्या हुआ, उसको 0 स्कोर मिले। तो ये अचानक से होने वाली आकस्मिक त्रुटि है, ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटि हो जाती है, जैसे कि जो व्यक्तिगत कारणों से होती है, जैसे कि कोई एग्ज़ामिनर है, वो जात पात के भेद के कारण हो सकता है मार्क्स, कोई बच्चा अच्छा डिज़र्व करता हो लेकिन उसको थोड़ा सा मार्क कम दे दे, या अन्य कोई पर्सनल दुश्मनी के कारण, ठीक है, कम नंबर दे दे, तो ये व्यक्तिगत त्रुटि हो जाती है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, चीज़ गलत है, लेकिन यहाँ पर मापन के बारे में बताया जा रहा है कि इस कारण से भी जो है सही मापन नहीं हो पाता है। सार्वभौमिक त्रुटि भी हो जाती है, जैसे कि ये इसका तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा टेट का एग्ज़ाम है, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, सपोज़ करो उसका जो आंसर है, जो ऑप्शंस दिए हैं वो सही नहीं है क्वेश्चन के, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, या तो आयोग की तरफ से क्वेश्चन कैंसिल कर दिया, तो जिन बच्चों ने पढ़ा था उनका तो नुकसान हो गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनका फ़ायदा हो गया, ठीक है, कि उनको तो वैसे भी उनका क्वेश्चन वो गलत हो रहा था या गलत होने के चांसेस थे, या फिर उसमें सभी को कॉमन दे दिया, तो जिन्हें उस क्वेश्चन का आंसर आता था उनको तो मिल गया, उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्हें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता था उनको भी फ्री का एक कॉमन नंबर मिल गया। तो इस तरह भी जो है मापन में गलती हो जाती है। आंकड़ों संबंधित गलतियाँ हो जाती हैं, डेटा संबंधित, जैसे कहीं पर सेंटीमीटर लिखा है उसको गलती से मिलीमीटर समझ लिया। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन है, पेपर है, सॉल्व कर रहा है, ठीक है, मैथ का पेपर है, मान लो वहाँ पे 36 सेंटीमीटर लिखा था, उसने गलती से 36 mm समझ के पूरा आंसर सॉल्व कर दिया, उसका आंसर भी आ गया, प्रोसेस भी सही किया, सब कुछ सही किया, लेकिन उसका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पर सेंटीमीटर था, उसने मिलीमीटर पढ़ लिया, या 36 लिखा था 63 पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके की जो गलतियाँ होती हैं उसके कारण भी जो है त्रुटियाँ हो जाती हैं मापन में। अब मापन के स्तर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, आपके जो टीचिंग वैकेंसी का एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से वीडियो में पढ़ाऊँगी, और उस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्तर के बारे में ही बताऊँगी। 4 स्तर है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो तो ज़रूर आप देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए खासतौर से KVS और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मापन के स्तर वाला टॉपिक, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अलग से बताऊंगी, ठीक है। सिर्फ मुश्किल से 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 4 पेज का है, 1 पेज का आप एक स्तर मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसके नोट्स से लिख सकते हैं, मैंने इतने अच्छे समझा दिया है, और नोट्स को कोशिश करिए अपने लैंग्वेज में लिखने की। किताबी भाषा में ही लिखना है तो बहुत सारी किताबें होती हैं मार्केट में, आप उसी से पढ़ सकते हैं। किताबी भाषा थोड़ी सी टफ होती है समझने के लिए, लेकिन जब आप अपनी भाषा में लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है और ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।